हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 11th की जो रेनबो पार्ट 1 है उसका चैप्टर नंबर 3 अ स्नेक इन द ग्रास, जो कि आर के नारायण के द्वारा लिखी गई एक शॉर्ट स्टोरी है। बहुत ही बेहतरीन स्टोरी, यानी इसके साथ हंसी मजाक के साथ साथ इसके अंदर कुछ सीख भी आपको मिलेगी। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अ स्नेक इन द ग्रास बाय आर के नारायण। इससे पहले की वीडियो को हम आगे बढ़ाएं, हम आपको बता दें कि ये जो किताब है जो आपके स्क्रीन पे चल रही है वो हम लोग की एक किताब आती है, मतलब कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की कोचिंग में से छपती है किताब, जिसका नाम है रेनबो स्नैपशॉट। ये रेनबो स्नैपशॉट असल में आपकी जो रेनबो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की जो किताब है वो पूरी की पूरी इंग्लिश में किताब रहती है। और यहाँ पे क्या होता है कि आपको उस पूरी किताब का इंग्लिश भी रहता है और साथ में हिंदी वर्जन भी रहता है। तो ये जितनी भी कंटेंट है वो आपको ली गई है रेनबो स्नैपशॉट पार्ट 1। अगर आप इस किताब को अच्छा लगता है, अगर पढ़ते हैं और अच्छा लगता है आपको, तो आप जो है इस नंबर पे 9065829862 पे कॉल करके इस किताब को मंगवा भी सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। सबसे पहले आर के नारायण, इनका जो पूरा नाम था रसीपुरम कृष्णन स्वामी नारायण। रसीपुरम कृष्णन स्वामी नारायण, जो 1906 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी, यानी कि इनका जन्म हुआ था, और 2001 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो रसीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण 1906 ईस्वी में जन्म और 2001 में जो है इनकी मृत्यु हुई। द साहित्य अकादमी अवार्ड विनर इन 1960। और ये जो आर के नारायण थे वो 1960 ईस्वी में भारत की जो प्रतिष्ठित अवार्ड होती है, मतलब प्राइज होती है, इनाम होती है, वो 1960 ईस्वी में इन्होंने जीता। साहित्य अकादमी अवार्ड जो है इन्होंने जीता। ठीक है। वॉज वन ऑफ द मोस्ट अकम्पलिस्ड एंड वेल नोन इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी में अगर कोई भारतीय राइटर्स है जो कि फेमस है, प्रतिष्ठित है और प्रसिद्ध है, तो उनमें सर्वोपरि यानी सबसे प्रसिद्ध और सबसे मतलब प्रसिद्ध लेखकों में एक लेखक जिनका नाम आर के नारायण है, जो स्क्रीन पर आपको चल रही है। समझ में आ गया? Realism, irony, humors and are the distinguished strength of his work. यथार्थवाद यानी हकीकत, रियलिज्म का मतलब हकीकत, यथार्थवाद, आयरनी मतलब विडंबना, और हास्य उनकी यानी कि आर के नारायण की कार्य की विशिष्ट शक्ति है। मतलब उनकी किताब में या उनकी जो कहानी होगी या उनकी जो नॉवेल होगी उसके अंदर यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म यानी कि जो है हकीकत, विडंबना और जो हास्य यानी हंसी मजाक भी सारे चीज़ का मिक्सर होता है। ही पेंट्स द He paints the idiosyncrasy ऑफ पीपल विथ कंज्यूमेट स्किल। वह उत्कृष्ट कौशल के साथ व्यक्तिगत विशिष्टता को चित्रित करते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर इनकी कहानी को आप पढ़िएगा तो ऐसा पता चलेगा कि उनका जो पात्र है वो आपके जीवन में घटित हो रहा है, यानी कि उनकी जो पात्र का मतलब जो कहानी के अंदर जो रोल रहेगा, कोई आदमी जो व्यक्ति की कहानी जिसके ऊपर आधारित होगी, वो लगेगा कि आप ही हैं और आपके साथ वो जो है आपकी ज़िंदगी के साथ जो चलती रहती है। हिज वर्क इंक्लूड द गाइड, यानी आर के नारायण की जो किताब थी एक नॉवेल जिनका नाम जो है गाइड था, नेक्स्ट संडे कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी, यानी उनके कामों में द गाइड जो कि एक उपन्यास थी, नेक्स्ट संडे एक लघु कथाओं का संग्रह था, यानी इसके अंदर जो है शॉर्ट स्टोरी जो होती है बच्चों के लिए, उस कहानी का जो है इसमें 50, 60 या 100 जो है कहानी थी, जिसका नाम था किताब का नेक्स्ट संडे शामिल है। अ स्नेक इन ग्रास, द पीस टेकन फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज। ये जो स्नेक इन द ग्रास जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो कहाँ से ली गई है? ये स्नेक इन द ग्रास एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड द अदर स्टोरीज से, यानी एक किताब है उससे लिया गया है। एन एस्ट्रोलॉजर्स एंड द अदर स्टोरीज, ये जो आर के नारायण की एक किताब है, उनकी किताब में से जो एक कहानी है द स्नेक इन द ग्रास वो लिया गया है। Dramatically present the alarm and disturbance caused in household threatened by a cobra। ये कहानी जो कि आप पढ़ने जा रहे हैं द स्नेक इन द ग्रास,
जो नाटकीय रूप से एक नाग द्वारा भयभीत घर में उत्पन्न खलबली और उपद्रव को प्रस्तुत करता है। द कैरेक्टर ऑफ सम ऑफ द पीपल टेकिंग पार्ट इन द हंट इज जेंटली ऑन अ पीपल सुपरस्टिशन कंसर्निंग स्नेक। शिकार में भाग लेने वाले कुछ लोगों की प्रकृति सांप के विषय में अंधविश्वास पर टिकी हुई है। यानी कि आप जब कहानी पढ़ेंगे तो ऐसा पता चलेगा कि ये जो कुछ कुछ पात्र जो है, यानी कुछ लोग जो है इसमें जो भाग ले रहे हैं इस कहानी के अंदर, उसकी जो अवधारणा है, उसकी जो सोच है, वो एक अंधविश्वास पे जो है टिकी हुई है। An undercurrent of irony and humors make many of his observations in the story. विडंबना और जो हास्य का एक अंतः वस्तु कहानी में उनकी टिप्पणी के रूप में चिन्हित किया जाता है। यानी इसके अंदर आपको पता चलेगा कि लोगों की जो देखेंगे उसकी जो एक्टिंग को, या फिर उसकी जो मतलब की जो एक्टिंग होती है उसको जब देखिएगा तो ऐसा पता चलेगा कि आपको हंसी भी आ जाएगी और ऐसा लगेगा कि ये एक जो है ढोंग है, इस तरह की जो है आपको पता चलेगा। तो हम स्नेक इन द ग्रास को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये लेखक का पूरा जो है जीवनी रहा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यानी इसे हम स्टार्ट करें स्नेक इन द ग्रास को, सबसे पहले हम इसके जो वर्ड मीनिंग, यानी जो आपने जो लेखक का जो डिस्क्रिप्शन पढ़ा है तो उसके अंदर जो वर्ड मीनिंग है वो सारी वर्ड मीनिंग को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रियलिज्म मतलब यथार्थवाद यानी हकीकत, आयरनी विडंबना यानी कि जो ड्रामा जो होता है उसको कहते हैं। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब विशिष्ट, मतलब कि अलग, सबसे अलग थलग जो होता है उसको डिस्टिंग्विश्ड कहते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ देखिए आइडियोसिक्रेंसी, अगर आपको समझ में नहीं आता तो यहाँ लिखा हुआ है हिंदी में आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है विशिष्टता, मतलब अलग थलग, उसी को कहते हैं। डिस्टिंग्विश से जो है उसी का जो दूसरा जो सिनोनिम्स है वो क्या है, आइडियोसिंक्रेसी। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। देखिए डिस्टर्बेंस, डिस्टर्ब से बना है डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस का मतलब होता है खलबली। डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होता है, डिस्टर्बेंस का मतलब होता है खलबली। थ्रेट से बना है थ्रेटेंड। थ्रेटेंड का मतलब होता है भयभीत कर देना। समझ में आ गया। और देखिए सुपरस्टिशंस, सुपरस्टिशंस का मतलब होता है अंधविश्वास। सुपरस्टिशन का मतलब क्या हुआ, अंधविश्वास। समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं। ऑब्जर्वेंस का मतलब होता है टिप्पणी। समझ में आ गया। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। अ स्नेक इन द ग्रास, पैराग्राफ नंबर 1। तो देखिए कितनी बेहतरीन किताब है ये किताब। आप टीचर हैं तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप स्टूडेंट हैं 11th के तो आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि इस किताब से आपको वर्ड मीनिंग भी साथ साथ और जो आपको समझ में भी आ जाएगा, आप रीडिंग भी मार सकते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन किताब है। अगर आपके भाई हैं या कोई लड़का है जो कि 11th में है तो ये भी किताब आप उसको दे सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन किताब है। आगे चलते हैं, देखते हैं पैराग्राफ नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ऑन अ सनी आफ्टरनून, ऑन अ सनी, सन से बना है सनी, आफ्टरनून एक भरी दोपहरी में। एक भरी दोपहरी मतलब कि ऐसा दोपहर जिसमें पूरा जो है सूरज जगमग जगमग कर रहा होता है। जैसे अभी का जो मौसम है, अप्रैल और मई का मौसम होता है, उसमें जो आसमान साफ होता है और सूरज की रोशनी एकदम पूरी जो है आपके ऊपर पड़ती रहती है। तो उस तरह की भरी दोपहरी में, ऑन अ सनी आफ्टरनून का मतलब होता है एक भरी दोपहरी में। व्हेन द इनमेट्स ऑफ द बेंगलोर, जब बंगला के निवासी वेर एट सिएस्टा। सिएस्टा का मतलब क्या होता है, आराम करना। जैसे दोपहर में जो आप देखते होंगे भरी धूप में माँ बाप भी कहते हैं बच्चे को कि जाकर सो जाओ, अभी जो है धूप है। तो उसी तरह जो बंगला के जो निवासी थे, एक बंगला था जिसके अंदर जो निवासी थे वो क्या कर रहे थे, सिएस्टा कर रहे थे। सिएस्टा का मतलब आराम कर रहे थे। समझ में आ गया। अ साइक्लिस्ट रेंग हिज बेल एट द गेट फ्रेंटिकली। अ साइक्लिस्ट रेंग हिज बेल एट द गेट फ्रेंटिकली। एक साइकिल वाले ने, यानी एक साइकिल सवार ने, साइक्लिस्ट का मतलब क्या होता है, साइकिल सवार, साइकिल वाले ने बड़ी व्यग्रता पूर्वक यानी कि बड़ी हड़बड़ाहट में गेट पर अपनी घंटी बजाई। मतलब बंगला की जो गेट थी वहां पे घंटी बजाया, एकदम हड़बड़ा कर घंटी बजाया। एंड अनाउंस्ड,
और कहा, अनाउंस का मतलब क्या हुआ, लोगों को बताना यानी कहना, तो एन अनाउंस और कहा, अ बिग कोबरा हैज गॉट इनटू योर कंपाउंड, एक बड़ा कोबरा यानी कि काला नाग जो होता है आपके कंपाउंड में घुस गया है। समझ में आ गया आपको? देखिए कितना आसान है, सिंपल सा। देखिए समझाना होता है, थोड़ा मेहनत करते हैं लेकिन आपको समझा देते हैं पूरा, ठीक है। इट क्रॉस्ड माई व्हील, और वो साइकिल सवार ने कहा कि ये जो है क्रॉस किया है मेरे चक्के के पास से, यानी मेरी पहिया के पास से गुजरा है। कौन? सांप गुजरा है। ही पॉइंटेड टू इट ट्रैक अंडर द गेट, और उन्होंने गेट के नीचे इसके यानी कि सांप के जो निशान है, जैसे सांप जो रेंगता है तो जो बालू रहता है तो बालू पर निशान पड़ जाता है, ट्रैक का मतलब होता है निशान, तो बालू का जो निशान था उसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि देखिए देखिए अभी जो साइकिल में से जा रहा था और एक सांप जो था मेरे चक्के से होकर गुजरा है, यानी मेरे चक्के के पास से होकर गुजरा है और वो आपके बंगला के अंदर घुस गया है। एंड रिज्यूम हिज जर्नी, और वो साइकिल सवार ये कह के आगे चला गया, मतलब अपनी जो जर्नी थी, अपनी जो यात्रा थी उसको शुरू कर दिया, यानी वो चला गया, ये कह दिया और चला गया। आप देखिए पैराग्राफ नंबर 2, द फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ मदर एंड हर 4 सन्स, माँ और उसके 4 बेटों से मिलकर बना परिवार, कंसिस्टिंग का मतलब मिलकर बना, असेंबल एट द गेट इन अ ग्रेट एजिटेशन, और बड़ी व्याकुलता यानी बड़ी घबराहट में गेट पर इकट्ठा हो गए। माँ भी इकट्ठा हो गई और उसका चारों बेटा जो था वो भी इकट्ठा हो गया। द ओल्ड सर्वेंट दासा वॉज स्लीपिंग इन द शेड, पुराना जो नौकर था यानी कि उसके घर में जो बहुत दिनों से जो एक नौकर था, पुराना नौकर, दासा नाम था उसका, उसारे पे, शेड मतलब कि कहीं छाए पे या उसारे पे या झोपड़ी में सो रहा था। दे शुक हिम आउट ऑफ हिज स्लीप, उन्होंने उसे हिलाकर, मतलब कि जो दासा था नौकर जो सो रहा था उसको हिलाकर उठाया, एंड अनाउंस टू हिम द अराइवल ऑफ द कोबरा, और उसे यानी घर की जो माँ और 4 बच्चे बेटे थे उसने जो है क्या किया, कोबरा के आने का समाचार दिया। किसको दिया? दासा जो नौकर था, पुराना नौकर, उसको दिया। देयर इज नो कोबरा, कोई कोबरा नहीं। अब देखिए आप नींद में रहते हैं तो आप कहते हैं ना कि नहीं नहीं कुछ बारिश नहीं आने वाली है, तो इस तरह से बहाना करके सोने का मन किया, तो उसने कहा कि कोई कोबरा नहीं है। ही रिप्लाइड एंड ट्राइड टू डिसमिस द मैटर, और उन्होंने जवाब दिया और मामले को खारिज करने की कोशिश की। डिसमिस करना मतलब कि खारिज करना, नकारना उसको कहते हैं। समझ में आ गया आपको? तो उन्होंने क्या किया, मतलब जो दासा था उसने क्या किया, उस मामले को खारिज करने की कोशिश की। दे शोर एट हिम, और उन्होंने कसम खाई, यानी कि घर की जो औरत थी, माँ थी और उसका जो 4 बच्चा था, उस सबों ने मिलकर क्या किया, उसको कसम खाई, कसम से देखो सांप आया है, इसने जो है उसको यकीन दिलाने की कोशिश की। एंड फोर्स हिम टू टेक एन इंटरेस्ट इन द कोबरा, और उसे मजबूर किया कि कोबरा यानी कि नाग सांप में रुचि लेने के लिए उसे मजबूर किया, यानी उसे मजबूर किया, कसम खाया कि देखो सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एक सांप जो है बंगला के अंदर आया है, उठो। द थिंग इज समथिंग हियर, द थिंग इज समथिंग हियर, बात यह है कि कुछ सांप, कुछ यहाँ पर है, यानी कि सांप जो है यहाँ पर है, उसने कहा, किसने कहा? माँ और उसके 4 बेटे ने। किसको कहा? दासा जो कि एक नौकर था पुराना, उसको कहा। इफ इट इज नॉट फाउंड बिफोर द इवनिंग, यदि यह शाम से पहले नहीं मिला, फिर धमकी देते हुए कहते हैं चारों बेटा, और माँ कहती है अगर ये शाम से पहले नहीं मिला, यानी कि सांप शाम से पहले नहीं मिला, वी विल डिसमिस यू, तो हम तुमको हटा देंगे, भगा देंगे, निकाल देंगे, तुमको नौकरी से जो है बर्खास्त कर देंगे। यू निग्लेक्ट ऑफ द गार्डन एंड द लॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज ड्रेडफुल थिंग्स कमिंग इन, तुम्हारे द्वारा बागीचे और लॉन, बागीचा और लॉन की ओर ध्यान न देने के कारण यह भयानक चीज यहाँ आया है, यानी कि तुम जो बागीचे की साफ सफाई नहीं करते हो, लॉन जो होता है, पगडंडी जो होता है, उसकी साफ सफाई नहीं करते हो, जिसकी वजह से ये भयानक चीज हमारे घर के अंदर आया है। अगर शाम तक अगर तुम नहीं इसको नहीं ढूंढ पाओगे तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। किसने कहा? माँ और उसके 4 बेटे ने। किसको? दासा को, यानी कि नौकर को। सम नेबर्स ड्रॉप्ड इन, कुछ पड़ोसी भी आ धमके, जैसे आप करते हैं तो सब कुछ लोग आ जाते हैं ना आपका साथ देने के लिए, तो उसी तरह जो है पड़ोस के जो लोग थे वो भी आ धमके। दे लुक्ड अक्यूजिंगली एट दासा, और वो दासा पे मुजरिम भरी निगाहों से देखने लगे, यानी इस तरह से देख रहे थे जैसे लग रहा था कि दासा ही इस सारी करामत यानी इस सारी चीज का करतूत का जो है जिम्मेदार है।
यू हैव द लेजिएस्ट सर्वेंट ऑन द अर्थ दे सेड, और उनके जो पड़ोसी जो आधम के थे उन्होंने कहा यू हैव लेजिएस्ट सर्वेंट ऑन द अर्थ, तुम्हारे पास है लेजिएस्ट सबसे लेजी सबसे निकम्मा सर्वेंट ऑन द अर्थ, यानी दुनिया में यानी इस धरती पे सबसे निकम्मा जो नौकर है वो नौकर तुम्हारे पास है। किसने कहा? ताना देते हुए पड़ोसी ने कहा। आपके पास पृथ्वी का सबसे बड़ा आलसी नौकर है, उन्होंने कहा। किसने? जो पड़ोसी आए थे उसने। ही ऑट टू कीप द सराउंडिंग टाइडी, उसे यानी कि दासा को आसपास की जगह साफ सुथरी रखनी चाहिए। किसने कहा? पड़ोसी ने कहा। किसको? जो मालकिन जो थी बंगला की उसको कहा। आई हैव बीन आस्किंग फॉर अ ग्रास कटर, आई हैव बीन आस्किंग फॉर अ ग्रास कटर फॉर मंथ्स, दासा सेड। फिर दासा को गुस्सा उठा और उसने कहा कि मैं महीनों से कई महीनों से कह रहा हूँ कि ग्रास कटर, ग्रास का मतलब होता है घास और कटर का मतलब काटने वाला, यानी घास काटने वाली मशीन के बारे में मैं कई महीनों से कह रहा हूँ, दासा ने कहा लोगों को। इन वन वॉइस दे ऑर्डर हिम टू मैनेज विद द अवेलेबल थिंग, वह एक स्वर में, यानी पड़ोसी, चार बेटा और उसकी माँ, उसने एक स्वर में उसे उपलब्ध चीज़ों से काम चलाने के लिए कहा। यानी सब ने कहा कि चलो अब इस बहाना मत बनाओ, ग्रास कटर नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन जो चीज़ उपलब्ध है उसी का सहारा लो और पूरी की पूरी लॉन को, पूरी की पूरी जो है आपकी जो गली है या पूरा का पूरा बगीचा है उसको साफ करो। एंड लर्न नॉट टू मेक डिमांड्स, और मांग न करने की नसीहत दी। यानी उसको कहा कि डिमांड मत करो, तुम मांग मत करो, अभी अभी जाओ इसको सफाई करो। ही परसिस्टेड, वह अपनी बात पे डटा रहा। लेकिन जो दासा था पुराना नौकर वो अपनी बात पे डटा रहा, कहा कि तुम ग्रास कटर ला के नहीं दिए जिसकी वजह से हम घास नहीं काटे बागीचा का। They began to speculate how much it would cost to buy a grass cutter, और वो सारे के सारे पड़ोसी, घर का चार बेटा और उसकी माँ, वो सब अनुमान लगाने लगे कि घास काटने वाली जो मशीन है उसको खरीदने में कितना खर्च आएगा। A neighbor declared, और एक पड़ोसी ने कहा, A neighbor declared मतलब कहा, एक जो पड़ोसी थे उन्होंने कहा, उन्होंने बताया। तो देखिए इसमें, देखिए इस बार हम लोग जो है 2021 में जो इस बार एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर हम लोग का जो टॉपर स्टूडेंट है उसमें 93% लाया। इनका नाम है निशांत सत्यम। आप इसका रोल नंबर और इसका रोल कोड और रोल नंबर दिया हुआ है। सीएम कॉलेज दरभंगा का ये रहने वाला लड़का है। 93% मार्क्स इन्होंने स्कोर किया है। तो हम लोग इसी तरह से लाइन बाय लाइन पढ़ाकर जो है सत्यम को भी, और अगर आप भी चाहते हैं तो 10वीं 11वीं और 12वीं ये 3 क्लास को हम लोग पढ़ाते हैं, यानी 3 क्लास की किताब हम लोग की निकलती है। आप भी घर पे बैठ के इसी तरह लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके पढ़िए और जो है अच्छा मार्क्स अपने एग्ज़ाम में लाइए। तो एक बार मौका दीजिए, ज़रूर आपको भी अगर टॉपर बनना है तो आइए और हमारी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। मात्र 500 रुपये में आपको रेनबो, यानी जैसे 12वीं की जो हम लोग तैयारी करवाते हैं, सिर्फ 500 रुपये में, जिसमें आपको एक किताब, जिसमें 3 किताब होगी, 3 in 1, यानी एक ही किताब में रेनबो स्नैपशॉट नाम से होगा, जिसमें आपको 3 किताब रेनबो, स्टोरी ऑफ इंग्लिश और ग्रामर की ऑब्जेक्टिव किताब होती है, प्लस पोस्टेज चार्ज, प्लस जो है वीडियो रहता है 220 घंटे का। ये सारी चीज़ 500 रुपये में हम आपको देते हैं और इसको अगर आप पढ़ लीजिएगा तो मैं गारंटी देता हूँ। देखिए सबसे पहली चीज़ है, मैं क्या बोलूँ आपको, 93% लाया, यानी मतलब क्या हुआ कि 100% हमने पढ़ाया तभी ना 93% लाया। तो 100% हम आपको पढ़ाते हैं, इससे बेहतरीन इस तरह से लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके आपको क्या एग्जाम में कोई आपको क्लासरूम में पढ़ाएगा, कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ाएगा। एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ फ्रॉड से बचिए। यहाँ पे यानी कि यूट्यूब पे बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। इसके अंदर ये हो रहा है कि आपको कुछ नहीं दिया जा रहा है, या पैराग्राफ बाय पैराग्राफ आपको ट्रांसलेट करके दिया जा रहा है, जिसमें 1000 तरह की गलती होती है और उसका कॉस्ट जानबूझकर 3000 रुपया रखा जाता है। फिर उसको 999 में, यानी कि 1000 रुपये में आपको बेचा जाता है, और फिर उसमें भी जो है जब नहीं बिकता है तो 699 में बेच दिया जाता है। तो देखिए इस सब चीज़ से बचिए। देखिए कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज पहली क्लासेज है जो कि इस तरह लाइन बाय लाइन पढ़ाना स्टार्ट किया। 2017 से पहले इस तरह की कोई किताब नहीं थी। अगर आप टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, कोई भी है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर इस किताब को परचेज कीजिए। बेहतरीन किताब है और इसमें अच्छा मार्क्स आपको आएगा। तो जो चीज़ हकीकत है आपके सामने है, देखिए समय को मत गमाइए, स्टार्ट कीजिए और आज से ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इस तरह पढ़िएगा, एक न एक दिन आपको अंग्रेजी जरूर आ जाएगा। तो आगे चलते हैं। You could not think of buying any article made of iron till after the war। ये जो कहानी है ये 2000 जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके बीच की, यानी 1945 के आसपास में ये जो कहानी लिखी गई है।
तो ये बताते हैं, उसके जो पड़ोसी कहते हैं कि देखिए आपको जो है लोहे की बनी हुई कोई भी चीज़ के बारे में अभी खरीदने की सोचनी नहीं चाहिए, क्योंकि वार हो रही है, लड़ाई हो रही है, लड़ाई में जो हथियार में जो है लोहा लगता है, जिसकी वजह से सारा लोहा का दाम जो है बढ़ा हुआ है। ये कहता है, पड़ोसी कहता है किसको? बंगला के मालकिन को। आप युद्ध खत्म होने तक लोहे से बनी किसी भी चीज़ को खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ही चांटेड ब्लैंटलीज ऑफ वार टाइम प्राइस। उन्होंने युद्धकालीन कीमत पर घिसी पिटी बात का जाप किया, यानी वही सेम चीज़ बताया कि अगर आप जो है अभी खरीदिएगा तो पैसा ज़्यादा लग जाएगा और जो है आपको सामान भी अच्छा नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ फला फला। समझ में आ गया? द सेकेंड सन ऑफ द हाउस असर्टेड दैट। घर का जो दूसरा बेटा था, यानी दूसरा नंबर जो बेटा था, उसने ये दावा किया, उसने कहा ही कुड गेट एनीथिंग ही वांटेड। वह कुछ भी चीज़ जिसे वो चाहता है एट कंट्रोल प्राइस, नियंत्रित यानी कि मुनासिब कीमत पे, यानी वस्तु की जो असल कीमत है उस पर प्राप्त कर सकता है। यानी कि जो दूसरा मंझला बेटा था उसने कहा कि देखिए भले ही वार चल रही है, भले ही लड़ाई हो रही है, लेकिन मुझे जो है कोई भी चीज़ अगर आप चाहते हैं लेना तो आप मुझे उसकी जो मुनासिब दाम होती है, उसकी जो असल कीमत होती है वो दे दीजिए, हम आपको ला देंगे। समझ में आ गया? द नेबर बिकेम एक्लंट ऑन ब्लैक मार्केट। पड़ोसी काला बाजारी पर आमादा हो गए, यानी पड़ोसी ने कहा कि ठीक है, अब जब ये सारी चीज़ हो गई है तो काला बाजारी यानी कि जो ब्लैक मार्केट से जो है आप ग्रास कटर को खरीद लें। अ हीटेड डिबेट फॉलोड, और गर्मा गर्म बहस हुई, मतलब सबों के बीच में जो है कि खरीदें कि नहीं खरीदें ग्रास कटर को ब्लैक मार्केट से, इस पर जो है गर्मा गर्म बहस होना स्टार्ट हो गया। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। द रेस्ट वास्ट इन एपथी, और बाकी जो लोग थे वो उदासीनता के साथ न किसी का पक्ष लिया न कुछ, सबकी बात सुन रहा था और देख रहे थे। एट दिस पॉइंट द कॉलेज बॉय ऑफ द हाउस बटेड इन विथ, और इसी समय पे एक छोटा लड़का जो कॉलेज में पढ़ रहा था उसने इसमें कूद पड़ा, यानी इस बात विवाद में कूद पड़ा, और ये बोलते हुए कि आई रीड इन अमेरिकन पेपर दैट, मैंने एक अमेरिकी अखबार में पढ़ा है कि 30,000 पीपल डाई ऑफ स्नेक बाइट एवरी ईयर। हर साल 30,000 लोग सांप के काटने से मर जाते हैं। अब सोने पे सुहागा, वो छोटा बच्चा क्या जाने, उसने जो है सो ये आंकड़ा दे दिया। देने के बाद क्या होता है, देखिए क्या होता है। मदर थ्रू अप हर आर्म इन हॉरर। माँ ने भयावहता में अपनी हाथ झाड़ी, यानी कि उसको जो डर लग गया और इसकी वजह से उसने हाथ झाड़ते हुए कहा एंड अरिगेंड दासा, और दासा को दोष लगाने लगी कि यही आदमी है, इसने जो लॉन की सफाई नहीं किया और जिसकी वजह से क्या हुआ कि घर में सांप आ गया। द बॉय एलोब्रेटेड द स्टैटिक्स, लड़के ने आंकड़े को विस्तार से बताया, यानी और भी उसको जो है सो आसान करके बताया। आई हैव वर्क इट आउट, मैंने हिसाब लगाया। वर्क आउट करना मतलब कि हिसाब लगाना, किसी पर कैलकुलेशन करना। तो लड़का कहता है कि आई हैव वर्क इट आउट, मैंने हिसाब लगाया है। 83 अ डे, 83 प्रतिदिन, यानी 30,000 व्यक्ति को अगर 365 से भाग कीजिएगा तो 83 व्यक्ति प्रतिदिन मरता है। किस चीज़ से? सांप के काटने से। दैट मीन्स, इसका मतलब है एवरी 20 मिनट्स समवन इज डाइंग ऑफ कोबरा बाइट, और इस हिसाब से हर 20 मिनट में कोई ना कोई कोबरा यानी कि जो नाग सांप है उसके काटने से मर रहा है। ये जब बात कहा गया, एज वी हैव बीन टॉकिंग हियर, जब हम यहाँ बात करें, और फिर कहा कि जब हम बात कर रहे हैं 20 मिनट जो गंवा रहे हैं, अ पर्सन हैज़ लॉस्ट हिज लाइफ समवेयर, एक व्यक्ति ने कहीं ना कहीं अपनी जीवन को खो दिया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मदर नियरली स्क्रीम्ड ऑन हेयरिंग इट, और माँ जब जो हाथ झाड़ रही थी डर के मारे, उसने ये सुनकर मानो चीख मारा, मतलब कि उसको चीख निकल गई उसकी। द कंपाउंड लुक सिनिस्टर, सिन का मतलब होता है पाप, और सिनिस्टर का मतलब होता है भय से भरा हुआ। लग रहा था कि सारा जो कंपाउंड है, जो घर का बंगला है, वो भय से भरा हुआ लगने लगा। द बॉय ब्रॉट इन बैम्बू स्टिक, लड़के ने बांस का डंडा लाया। एंड प्रेस वन इनटू द हैंड ऑफ द सर्वेंट ऑल्सो, और एक को, यानी जो 2-3 डंडा लाया तो उसमें से एक डंडा को नौकर के हाथ में भी थमा दिया। ही केप्ट डिसॉल्टरली पोकिंग इट इनटू फ्लोजेज विद द सिनिकल एयर, वह बेढंगेपन से, यानी कि जो बच्चा था, लड़का था, वो बेढंगेपन से, यानी कि एक अनाड़ी की तरह पत्ते में इस डंडे को डर डर कर घोंपने लगा, यानी कि सब पत्ता में घुसाने लगा। द फॉलोइंग इज बीटिंग अबाउट द बुश, समवन
क्राइड एपिटली, किसी ने चिल्लाकर कहा, जब इस तरह का काम करने लगा तो किसी ने चिल्लाकर कहा, ये जो आदमी है यानी कि दासा है वो टाइम पास कर रहा है। बीटिंग अबाउट द बुश, बीटिंग अबाउट द बुश का मतलब होता है टाइम पास करना। समझ में आ गया आपको? दे टग्ड देयर धोतीज, उन्होंने अपनी धोती को खोसा, मतलब कि जो दासा था अब उसको गुस्सा उठ गया और उसने क्या किया कि पूरा धोती को खोसा एंड crowbar and began to heckle the garden, और वहाँ पे जो है वहाँ पर उपलब्ध हर वस्तु जैसे कि चाकू और सिब्बल, लोहा का डंडा जिससे कील निकाला जाता है। देखिए ये क्रोबार का मतलब क्या होता है? क्रोबार का मतलब होता है इस तरह का जो डंडा होता है, आप देखे होंगे जब आपके घर में जो घर का जो काम होता है तो जो मिस्त्री होता है, राजमिस्त्री, वो तख्ता जो है सो तख्ता को जो है सो जोड़ने के लिए या उसमें से कील निकालने के लिए इस तरह का जो है एक लोहे का डंडा रखता है जो सीधा होता है, यहाँ पे जो टेढ़ा है तो उससे जो है उसमें से कील निकालने वाला जो लोहे का होता है, सब्बल कहते हैं उसको, जो है कहते हैं क्रोबार। समझ में आ गया? तो ये क्रोबार कहलाता है, याद रख लीजिएगा। तो उसको जो है उसने क्या किया, उठा लिया और जो है और बगीचे को बेरहमी से रौदना शुरू कर दिया, यानी बगीचे को जो पेड़ पौधा था उस सबको काटना छाटना, उस पर मार के एकदम हटाना स्टार्ट कर दिया। क्रीपर्स बुशेज एंड द लॉन वेयर ले डाउन, लत्तियाँ, क्रीपर्स का मतलब लत्तियाँ, बुशेस का मतलब झाड़ियाँ, और लॉन का मतलब जो मैदान के जो घास होते हैं उसको जमीन पर लेटा दिया गया। ले डाउन मतलब कि जमीन पर लेटा दिया गया। व्हाट कुड नॉट बी ट्रिम्ड वाज कट टू द रूट, जिसे छांटा नहीं जा सकता था, जिसे जो है काटा नहीं जा सकता था, उसको काट कर उसको जड़ से काट दिया गया। द इनर वॉल ऑफ द हाउस ब्राइटेन विद द अनऑब्स्ट्रक्टेड ग्लेयर स्ट्रीमिंग इन, घर की जो भीतरी दीवार थी, जो भीतर की जो दीवार थी जहाँ पर पहले घास लगा हुआ था उससे ढपा हुआ था, वो चमचमाने लगा अखंडित चमक के साथ। When there was nothing more to be done, जब करने को कुछ भी नहीं बचा, दासा आस्क्ड टर्म्पली, दासा ने जो है बड़ी विजय भाव से, मतलब जैसे कोई विजय हो जाता है, जब कोई जीत जाता है तो कितना एकदम घमंड तकब्बुर के साथ जो बोलता है, उसी तरह से दासा ने विजय भाव से पूछा, कहाँ है सांप? तो इस तरह से पैराग्राफ नंबर 1 और 2 को हमने जो है डिस्कस किया। आशा करता हूँ ये सारी की सारी 1 और 2 जो पैराग्राफ आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर आप अभी तक हमारी चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो 10वीं 11वीं और 12वीं जो क्लास है उसकी वीडियो यहाँ पे आती रहती है। तो इससे आप फ़ायदा उठाइए। और हमारी जो किताब है जो कि 10वीं पनोरमा रेनबो पार्ट 1 11th की किताब और रेनबो पार्ट 2 जो है जिसमें आपको पूरी की पूरी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट भी कर देते हैं और साथ में हम आपको प्रोनाउंसिएशन भी देते हैं। जैसे 11th की किताब में तो प्रोनाउंसिएशन नहीं है, लेकिन अगर आप जो है 12th की किताब आप लीजिएगा तो 12th की किताब के अंदर हम लोग प्रोनाउंसिएशन भी देना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से जो ये किताब रहती है 12th की किताब। तो आप देख सकते हैं, जैसे देखिए ये आपका जो है आइडियाज़ दैट हेल्प द मैनकाइंड है। इसका देखिए पैराग्राफ नंबर, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे पैराग्राफ नंबर 3 है तो इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं और ट्रांसलेट करने के बाद जिस तरह आपको 11th में मिला है और उसके साथ साथ हम लोग प्रोनाउंसिएशन भी देते हैं। यहाँ पर देखिए, वी हैव ऑल्सो बिकम इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स, इस तरह से करके आपको जो पूरा का पूरा इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, वो भी दे दिया गया है। तो इससे फ़ायदा आपको ये होता है कि आप घर पर बैठे हुए किसी भी मतलब किसी की हेल्प लिए बिना आप जो है अपने से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं आसानी से। और 90+ अगर पूरी किताब पढ़ लीजिएगा तो मैं गारंटी देता हूँ इसमें 100 में से 100 पूछता है, क्योंकि हम लोग कोई जो है सो समरी नहीं पढ़ाते हैं, पूरी की पूरी कहानी को पढ़ाते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको आसानी भी होती है और समझ भी जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जो है दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश।